हाय दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट विद हुसैन सर में स्वागत करता हूं। आज मैथ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर बात करते हैं तो होता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की बात करते हैं। सबसे पहले हम क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल के बाद क्या होता है, हम लोग आयतन की बात करते हैं। क्षेत्रफल किसे कहा जाता है? तो क्षेत्रफल उसे कहा जाता है जिसमें 2 डायमेंशन होता है, 2 चीजों का आपस में गुणनफल होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। क्षेत्रफल में अगर बात करेंगे इस टॉपिक में आप बहुत से लड़के जो होते हैं क्या होते हैं, इसके फार्मूले से घबराते हैं। फार्मूला जल्दी याद नहीं होता है। मेरी कोशिश होगी कि ये फार्मूला आप देखेंगे तो अगर आज पढ़ लेंगे कि पूरे क्लास को, तो मेरी गारंटी होगी कि इस फार्मूला को कभी आप मिस नहीं करेंगे आप। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हम लोग क्षेत्रफल की चर्चा करेंगे। क्षेत्रफल की सिर्फ सूत्रों की पहले आज चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चनों की बाद में हम लोग चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले फार्मूला की बात की जाए। फार्मूला में किसकी बात करेंगे हम लोग? जैसे हम लोग बात करेंगे आयत की बात करेंगे, वर्ग की बात करते हैं, किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करेंगे, चतुर्भुज की परिमाप की बात करते हैं हम लोग, है ना, वृत्त की बात करेंगे, त्रिभुज की बात करेंगे हम लोग। तो सारी चीजों की अगर बात करेंगे, खुल करके चर्चा करेंगे हम लोग। इसमें क्यों होता है, कैसे होता है, फार्मूला कैसे बनता है आपका, सारी चीजों की अगर बात आज हम लोग चर्चा करेंगे आप। ठीक है, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो से मेरी कोशिश होगी आपको ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। जितने आपके डाउट होंगे सारे डाउट आज आपके क्लियर होंगे यहाँ पे आप। तो प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल में सबसे पहले हम टॉपिक उठाएंगे, हम इसमें हम आयत की बात करते हैं। क्या करेंगे हम लोग? आयत की बात करते हैं। आयत किसे कहा जाता है? आयत किसे कहते हैं हम लोग? तो आयत उसे कहा जाता है, आयत की परिभाषा होती है जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तो उसे हम लोग आयत कहते हैं। वर्ग की भी यहाँ पे चर्चा हम लोग कर लेंगे। वर्ग में भी क्या होता है, वर्ग उसे कहता है, वर्ग किसे बोलता है, उसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये बातें आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप जानेंगे आप। ठीक है, तो देखेंगे आयत हमने बोला कि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। ठीक है, और प्रत्येक कोण, इसमें कोणों की बात करें, कोणों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 4 होंगे, 1 2 3 और 4 होता है। और ये चारों कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और चारों कोण क्या होते हैं, 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। आयत के चारों अंत कोणों का योग बराबर कितना होता है? तो हम लोग कहेंगे 90 की बात करेंगे, 4 कोण होता है तो 90 × 4 बराबर 9 चौको 36, 360 अंश होता है। क्लियर है? एक चीज। दूसरी बात जानेंगे आप, इसका नामकरण अगर हम कर दिया जाए, इसको लिखेंगे ए बी सी और डी। इसमें होता क्या है, एक तो इसका क्षेत्रफल की बात करता है। क्या होता है यहाँ पे? क्षेत्रफल। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये होता है, हम बात करेंगे तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। एक चीज मिलेगा आपका, इसकी पूरी एरिया कितनी होगी उसकी बात करता है हम लोग। फिर बोलता है आयत का परिमाप। परिमाप बोले या परिमिति बोले, शब्द आपका वही होगा, परिमिति। छोटी मात्रा हो जाएगी, परिमिति हो जाता है। परिमाप बोले या परिमिति बोले। एक होता है आएगा का आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण की बात करता है, यही होता है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्षेत्रफल यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप तो 2 भुजाएं दिखा देंगी, एक भुजा ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होती है। तो ये भुजा को जो लंबी भुजा होगी उसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, लंबाई, और जो छोटी भुजा होगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेथ बोलते हैं, अर्थात चौड़ाई बोलते हैं। क्षेत्रफल की जब बात होता है तो इन दोनों भुजाओं का से गुणा कर दिया जाता है। क्या करेंगे आप? दोनों भुजाओं का गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे इसीलिए इसको बोलते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या बोलेंगे? लंबाई गुणे चौड़ाई, या L × B की बात करेंगे आप, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करेंगे। ठीक है,
चूंकि दो इकाइयों का गुणा आपस में होता है, इसलिए इसका मात्रक जो होता है ना, इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट की बात करेंगे तो होता है वर्ग इकाई। क्या होता है? वर्ग इकाई। इसका यूनिट होता है वर्ग इकाई की बात करेगा आपका। ठीक है, अब आते हैं आयत की परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? तो आयत का परिमाप क्या होगा? तो आयत का परिमाप किसी भी चीज की परिमाप की अगर बात की जाए हम लोग, तो परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। सिर्फ बाउंड्री की बात करेंगे हम लोग। तो बाउंड्री क्या होता है? तो बाउंड्री देखेंगे, ये बाउंड्री हमारी है। हम यहां गए, ऐसे गए, यहां गए, और जिस बिंदु पे गए उसी बिंदु पर अगर हम घूम करके अगर वापस आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारी बाउंड्री की बात होती है। इस बाउंड्री में अगर देखा जाए, इसमें क्या हो रहा है? एक बार आपने यल, एक बार चौड़ाई, फिर लंबाई, और फिर आपकी चौड़ाई की बात आती है। यानी आपने देखा तो 2 बार लंबाई आपने ना मापा और 2 बार आपने चौड़ाई मापा है, तो हम कह सकते 2l प्लस 2b होगा। 2l प्लस 2b होगा। 2 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यही फार्मूला बन जाता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। ध्यान दीजिएगा, l प्लस b हो जाता है। 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई को जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाता है? आयत का परिमाप निकल के आ जाता है। आयत की परिमिति की बात करते हैं। ठीक है, अब सब आता है कि आयत का विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण देखेंगे आप, तो विकर्ण इसको आमने सामने की शीर्षों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? विकर्ण कहलाती है। आमने सामने की दोनों भुजाएं को अगर एक शीर्षों को अगर मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण बोला जाता है। इसके दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण अर्थात जितना ये होगा उतना ही आपका ये होता है। एक चीज, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। अब कह सकते हैं, अगर ओ यहां पे रख देते हैं आप, तो ओडी, ओसी, ओए और ओबी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए होते हैं कि ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, और दोनों विकर्ण एक दूसरे को जब जहां पे काटते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, अर्थात 2 बराबर भागों में क्या करते हैं? बांट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप जानेंगे इसको आप है। तो विकर्ण की बात करते हैं, विकर्ण क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो विकर्ण की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस में आपका कर्ण बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग की बात करता है। तो यहाँ पे कर्ण विकर्ण बराबर क्या होगा? इसका वर्ग अधन इसका वर्ग हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कड़ी में डालेंगे आप, कड़ी में क्या हो जाता है? कड़ी में बात करेंगे आप, इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग धन इसका वर्ग की बात करेंगे आपका। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे अगर आप, तो क्या हो जाएगा? ये दोनों कड़ी के अंदर आ जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि AC बराबर क्या होगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि यल का AC का वर्ग बराबर इन दोनों का स्क्वायर होगा यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। AC बराबर क्या होगा? तो कड़ी में डाल सकते हैं यहाँ यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आपका विकर्ण होता है। एक चीज जानेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे बात ये हो गया आपका विकर्ण। तो चूंकि यहाँ पे देखो जुट रहा है, इसलिए इसका मात्रक हो जाए इकाई। क्या होगा? इकाई। इकाई का मतलब ये होता है, अगर मीटर में होगा तो मीटर, किलोमीटर में होगा किलोमीटर, सेंटीमीटर वो सेंटीमीटर की बात करते हैं। इसका भी मात्रक हो जाएगा आपका इकाई की बात करता है। कोई भी होगा, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं आप। ठीक है, आयत का विकर्ण, आयत का क्षेत्रफल हो गया, आयत का परिमाप हो गया, आयत का विकर्ण की बात हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग आयत का। आयत यहाँ पे एक चीज होता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। क्या बोलता है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल की बात करता है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये भी इसी से संबंधित आता है। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये होता क्या है? ध्यान दीजिएगा, कमरा होता कैसा है? तो कमरे का लंबाई होगा और चौड़ाई होगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा और ऊंचाई हो जाती है। कमरे की चारों दीवारों की जब बात करता है तो सिर्फ 4 दीवार होगा। तो यहाँ पे ये जो सब फार्मूला जो बनता है वो क्या होता है? आमने सामने के दोनों जो दीवार होगी आपकी, वो क्या होती है? आपस में बराबर होती है। यानी ये दीवार इस दीवार के बराबर होगी और ये दीवार इस दीवार के बराबर होगी आपकी।
तो इस दीवार में क्या होगा, इस दीवार में होकर बात करेंगे हम लोग, तो अगर ये लंबाई होगी, ये वाली पार्ट अगर लंबाई होगी, इसको लंबाई बोलेंगे। और ये चूंकि इसका बात, ये भी आयत की बात करता है, आयताकार ही हो जाता है, तो ये लंबाई हो जाती है और ऊंचाई का यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर देते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, उसी प्रकार यहाँ पे लंबाई गुणे ऊंचाई होगा। लंबाई गुणे ऊंचाई इसका भी हो जाएगा, उसी प्रकार लंबाई गुणे ऊंचाई इसका भी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका अगर इसके क्षेत्रफल का, अगर इसके क्षेत्रफल का क्या करेंगे, दो गुना कर दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2l इंटू यच। क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, 2l यच हो जाता है। क्लियर है, यल लंबाई गुणे ऊंचाई। क्लियर है। अगर ये ब्रेथ है आपका, अगर ये वाला ब्रेथ है आपका, ये फर्श का ब्रेथ और इसकी हाइट सेम होगी, सारी चीज सेम होता है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रेथ की बात करेंगे, तो b इंटू यच, और जितना ये होगा उतना सामने वाला भी होगा, इसके लिए उसको बोलते हैं 2bh बोलते हैं। क्या बोलेंगे, 2bh। तो दो दीवारों का क्षेत्रफल ये और दो दीवारों का क्षेत्रफल ये, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्लियर, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे, कुछ कॉमन दिखता है हम लोग को। देखेंगे अब h कॉमन है और यहाँ पे h भी है, यहाँ पे 2 है, 2h यहाँ पे है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2h। अब ब्रैकेट में क्या बच जाता है, यल यहाँ बचेगा और b यहाँ पे बच जाता है। इसी h को उठा करके यहाँ पे रख दिया जाए अगर आपको, तो देखेंगे 2 हो जाता है यल प्लस b, और यहाँ पे क्या हो जाता है, h। ठीक है, h हो जाता है। तो ये देखेंगे आप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाप। तो हम लोग कह सकते हैं परिमाप गुणे ऊंचाई, या इस तो फार्मूला ये बन जाता है आपका, 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी इंटू एच, है ना। एक ये होगा, दूसरा क्या होगा आपका, तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि ये परिमाप होता है तो दूसरा फार्मूला हो जाता है इसका, हम लोग कह सकते हैं परिमाप गुणे ऊंचाई। कई बार क्वेश्चन से बन चुका है, देता है कमरे की, कहता है कि अगर किसी कमरे के फर्श का क्षेत्रफल जो है आपका, कमरे के परिमाप दिया हुआ है, कहता है किसी कमरे का परिमाप अगर इतना दिया हुआ है, अगर उस कमरे की ऊंचाई जो है इतनी होगी, ठीक है, तो कुछ भी दे सकता है, कमरे का परिमाप दे देगा और पूछता है कमरे की ऊंचाई अगर इतनी है तो पूछेगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो डायरेक्ट आप क्या करेंगे, परिमाप गुणे ऊंचाई, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कई बार ये कंपटीशन में, रेलवे वगैरह के एग्जामों में ये आपका क्वेश्चन आपसे पुटअप कर चुका है। परिमाप देता है और क्षेत्रफल आपका ऊंचाई दे देगा और पूछता है कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इस प्रकार हम यहाँ पे इसकी चर्चा करते हैं, ये हो जाता है आपका। ठीक है, आइए अगर देखते हैं हम लोग, तो ये हम लोग आयत, अगर आयत का फार्मूला अगर आपको याद हो गया है तो वर्ग का फार्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। देखेंगे वर्ग किसे कहते हैं, आएंगे आप वहां पे बात करते हैं हम लोग वर्ग। तो इसमें भी होगा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। और कहता है वर्ग का वर्गाकार, ये क्या आएगा, बात से बोलेंगे, वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये चार चीजें हमेशा हर जगह मिलेंगी आपको, है ना। तो क्षेत्रफल की बात करता है, तो यहां पे देखिए वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग कहता है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी तो हम कह सकते हैं कि लंबाई बराबर चौड़ाई, अर्थात ए। तो हम कहते हैं वर्ग क्या होता है, मैंने बोला कि सारे वर्ग क्या होते हैं, आयत होते हैं, लेकिन सारे आयत वर्ग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर लंबाई गुणे लंबाई हो जाएगा या चौड़ाई गुणे चौड़ाई होगा, या ए गुणे ए हो जाता है, बस इसी में मान रख कर दिया जाता है। तो हम लोग कहते हैं भुजा वर्ग, भुजा गुणे भुजा, अर्थात ए स्क्वायर। क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं वर्ग इकाई। क्या होगा, वर्ग इकाई। परिमाप, तो परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब मैं बोल चुका हूं आप लोगों को कि परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री। बाउंड्री को क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग, देखेंगे 1 2
3 और 4, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए एक भुजा में अगर 4 का गुणा कर दिया जाएगा तो हो जाता है इसका वर्ग का परिमाप हो जाता है। तो हम 4a यानी भुजा गुणे 4 क्या होता है, भुजा गुणे 4 साइड इंटू 4, ठीक है, ये आपका हो जाता है। इसका मात्रा क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इकाई या यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। आगे आएंगे, वर्ग का विकर्ण की बात करता है। वर्ग के विकर्ण की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, तो अगर ए यहां पे रख देंगे तो ए स्क्वायर धन ए स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर में की बात करेंगे तो यहाँ पे 2a स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2a स्क्वायर हो जाएगा तो ए यहां से क्या करते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो हम लोग कह सकते हैं a रूट 2, क्या हो जाता है, a रूट 2, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर होता है a कड़ी में 2, भुजा कड़ी में 2, एक तो यहां भी होता है ना। कमरे के वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की बात करेंगे, चारों दीवार क्षेत्रफल, तो आप कहते हैं वर्गाकार क्या होगा कि वो घनाकार होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर आपस में बराबर होगी आपका, तो वर्गाकार कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे यहाँ पे वर्गाकार अगर होगा तो उसमें क्या हो जाता है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी भुजा वर्ग निकालेंगे आप, और उसमें 4 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, ठीक है, ये आपका होता है। एक फार्मूला और होता है, इसको मिटा देता हूं मैं आपको, ठीक है, देखें आप इसमें क्या होता है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या होता है वर्गाकार, तो यहां पे वर्ग के विकर्ण से संबंधित अगर की बात की जाए, इसको अगर उठा देते हैं हम लोग, तो देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस पे, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो हम कहते हैं एक कड़ी में 2, एक कड़ी में 2, एक फार्मूला यहां से भी बनता है आपका, ठीक है। अगर इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे आप, तो होगा क्या, तो देखिए हो जाएगा विकर्ण का वर्ग, और विकर्ण का वर्ग होगा तो देखिए ए का वर्ग हो जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, आप ए कड़ी 2 का अगर वर्ग करेंगे तो कड़ी क्या होती है, यहाँ पे हट जाती है, और चूंकि इन दोनों के बीच में गुणन चिन्ह क्या होता है, गुणित का होता है, तो हम कह सकते हैं कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण की अगर बात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर देखिए ए स्क्वायर बराबर हो जाता है, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो हम लोग कह सकते हैं विकर्ण का वर्ग बटा में 2, ये क्या हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल, क्योंकि ए स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो विकर्ण का वर्ग बटा में 2, यानी विकर्ण होगा, विकर्ण का वर्ग कर लीजिएगा और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। एक फार्मूला आपका ये भी बनता है, अगर वर्ग का विकर्ण मालूम है उसका वर्ग करिए और 2 का क्या करिए आप भाग दे देंगे, तो ये निकल के आ जाता है वर्ग का क्षेत्रफल, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा ये आपका, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने आयत पढ़ा, आयत के बाद हम लोग की बात करेंगे हम लोग, तो हमने वर्ग पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे वर्ग की बात, आयत वर्ग से ही रिलेटेड आपका होता है, हम लोग बात करते हैं चतुर्भुज की बात करते हैं, चतुर्भुज, ठीक है। चतुर्भुज में किनकी चतुर्भुजों की अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो एक हो जाएगा समचतुर्भुज, इसको चतुर्भुज इस लिख देते हैं हम लोग, समचतुर्भुज, फिर है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, क्या समानांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे समलंब चतुर्भुज, ये प्रकार होता है आपका, ठीक है, समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे, ठीक है। समलंब हो जाएगा, समलंब की बात करते हैं, और समलंब की बात का आएगा आपका किसी भी चतुर्भुज की बात करते हैं, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात करें। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो समचतुर्भुज उसे कहा जाता है कि जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर होंगी तो वर्ग भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
तो कहते हैं, तो कह सकते हैं कि सारे समचतुर्भुज वर्ग नहीं होंगे। सारे वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं लेकिन सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग के सारे जो है भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 होगा। इसके दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। एक चीज, इसके विकर्ण क्या करते हैं, दोनों को आपस में 90 डिग्री पे काटते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। इसके भी समद्विभाजित करते हैं और 90 अंश पे ये भी कटता है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये भी कटता है आपका। ठीक है, तो समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, आपस में काटेंगे एक दूसरे को और 90 अंश पे काटते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। अर्थात जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, इसमें करेंगे आप, तो यहाँ पे बात करिएगा समचतुर्भुज की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या हो जाता है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, बात करेंगे आप समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यानी समचतुर्भुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो समचतुर्भुज होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या होगा, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, विकर्ण अर्थात ये अगर चतुर्भुज हमारे पास है, सम है अगर आपके पास, ये बराबर है अगर आपके, ठीक है, बन रहा है अगर बराबर हो गए यहाँ पे, तो ये क्या होगा, इस विकर्ण का इस विकर्ण में आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और दो का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। 1/2 विकर्णों का गुणनफल क्या होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अगर इस चतुर्भुज का एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, अगर उसका 4 गुना कर दिया जाए तो ये चारों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये बात की जाए, चार चतुर्भुज क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ये होगा, ये होगा, ये सब आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सारे चतुर्भुज त्रिभुज जो है आपस में ये इसके बराबर होते हैं। ठीक है, तो जानिएगा। समांतर चतुर्भुज की बात करते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या बात किया करता है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। अब ये आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये मैंने त्रिभुज अगर बना दिया, ये चतुर्भुज बन गया, ये आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर हो और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा, तो ये क्या कहलाएगा, समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अब इसके विकर्ण क्या है, इसकी ऊंचाई क्या होती है, तो हम कह सकते हैं इस शीर्ष से अगर इस भुजा पे अगर कोई लंब डालेंगे आप, तो ये क्या हो जाता है, ये आधार होगा और ये ऊंचाई कहलाएगा। इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालेंगे आप, तो ये आधार और ये वाली जो है ऊंचाई हो जाता है। उसी प्रकार इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालेंगे आप, आधार और ऊंचाई की हम यहाँ पे बात करते हैं, आधार गुणे ऊंचाई होता है, आधार ऊंचाई होता है। ठीक है, इसके विकर्ण ध्यान दीजिएगा, इसके विकर्ण जो होता है इसको दो बराबर त्रिभुजों में क्या करता है, विभक्त कर देता है। किसके, समचतुर्भुज का, या समांतर चतुर्भुज के भी विकर्ण दो बराबर त्रिभुजों में विभक्त होगा और समांतर के भी त्रिभुज जो है विकर्ण जो इसको दो बराबर त्रिभुजों में क्या करता है, विभक्त कर देता है, विभक्त करेगा। ठीक है, एक चीज होगा, यहां पे जानेंगे आप, यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज की बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होता है, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप, अगर इस त्रिभुज शीर्ष से अगर इस पे लंब डाल दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आधार और ये क्या हो जाएगा, ऊंचाई। इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डाला जाए, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा ऊंचाई। इसको अगर हम D1 पढ़ा जाए, इसको हम लोग पढ़ लेंगे D2 पढ़ लिया। ठीक है, एक तो फार्मूला हो गया आधार गुणे ऊंचाई, किसका, समांतर चतुर्भुज की बात करता है, तो ये हो जाता है। दूसरा क्या होगा, अगर ये D1 होगा और ये D2 होगा, अगर ये विकर्ण दिया रहेगा आपके पास, अगर विकर्ण है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम कहते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार ऊंचाई यहाँ पे क्या करते हैं, हम जोड़ लिया जाता है। जैसे 1/2 आना आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है,
तो इसका भी होगा आधार गुण ऊंचाई। तो अगर ये ऊंचाई हो जाएगा, आधार क्या होगा, अगर यहाँ पे ए बी सी और डी की बात करें तो आधार क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा। तो आधार की जगह पे हम बी डी लिख सकते हैं, यहाँ पे बी डी लिखेंगे यार, और यहाँ पे क्या ऊंचाई की जगह पे क्या लिखेंगे, तो डी वन लिख देते हैं यार। 1/2 ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा, 1/2 बी डी, ध्यान दीजिएगा, और डी टू हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाएगा तो पूरे चतुर्भुज का क्या होता है, क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। तो हम कह सकते हैं 1/2 यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे आप, और बी डी भी कॉमन निकल जाएगा, तो क्या होगा, D1 प्लस D2 हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं 1/2 आधार गुणे क्या होगा, ब्रैकेट में होगा D1 प्लस D2, क्या होगा, D1 प्लस ये D1 होगा और ये आपका D2 हो जाएगा। तो एक फार्मूला ये भी होगा, ये किसी भी चतुर्भुज पे आपका होता है। कोई भी चतुर्भुज होगा, कोई भी चतुर्भुज अगर ले लेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, कोई चतुर्भुज ले लीजिएगा, इस तरह से कोई भी चतुर्भुज ले लेंगे और इसका विकर्ण को भी मिला लीजिएगा, इस शीर्ष से इस पे लंब डालिए और इस शीर्ष पे अगर इस पे लंब डाल देंगे आप, तो अगर इसको पढ़ेंगे D1 और इसको पढ़ेंगे D2 तो क्या करेंगे आप, तो आप ये हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। तो इस आधार 1/2 आधार गुणे ब्रैकेट में D1 प्लस D2 आपका ये होता है किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल, और समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पे भी ये लागू होता है और किसी भी चतुर्भुज पे ये लागू होता है आपका। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर क्या होगा, आधार गुणे ऊंचाई भी हो गया, और 1/2 आधार गुणे क्या होगा, D1 इंटू D2। आधार की बात करेंगे तो ये आधार न होकर के क्या करेंगे, कोई भी एक विकर्ण भी यहाँ पे कर सकते हैं। 1/2 कोई विकर्ण होगा, उसी विकर्ण पर उसके सामने वाले शीर्ष पे अगर लंब यहाँ पे डाला जाए और उसी शीर्ष से यहाँ पे इस पे लंब डाला जाए तो हो जाएगा 1/2 विकर्ण ब्रैकेट में D1 प्लस D2 हो जाता है। आइए समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज कैसा होता है अगर बात की जाए तो समलंब की आकृति आपके दिमाग में, ज्यादातर लोगों की दिमाग में ये बैठता है, यही पढ़े हैं आप, समलंब, ठीक है। समलंब किसे कहते हैं, तो इसमें दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो आमने सामने की दो भुजाएं होती हैं, कम से कम दो भुजाएं ऐसी होती हैं जो समानांतर होंगी। ये भुजा इस भुजा के समानांतर नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ समांतर का मतलब क्या होगा, इनके बीच में जो दूरी होगी वो सब बराबर होगी, ये कहीं पर आपस में मिलते नहीं, ठीक है। एक तो समलंब का एक फार्मूला, एक फिगर ये बनता है, दूसरा फिगर आप देखेंगे तो ये फिगर बनता है, ये भी क्या है, समलंब होते हैं, ये भी समलंब। आप ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल आपको याद हो चुका है, क्षेत्रफल के फार्मूले अगर याद होते हैं तो आयतन के फार्मूले आपको ऑटोमेटिक बहुत ही आसानी से याद होते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ये होता है ना, ये समलंब है, ये भी समलंब है। तो यहाँ समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या लिखते हैं, समांतर भुजाओं का, समांतर भुजाओं का योग, गुणे लिखते हैं उनके बीच की, यहां लिख देता हूं, लंबवत दूरी। लंबवत शब्द किसलिए प्रयोग किया जाता है, इस दूरी की बात करता है, इस दूरी की बात नहीं करेगा। तो ये यहाँ पे लंबवत दूरी, ये दूरी हो जाएगी, और इस भुजा को क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद एक जोड़ करके और उनके बीच की दूरी का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और 2 का भाग दे देंगे, तो ये आपका क्या हो जाता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल करके वहां पे चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप उनके बीच की, इस यहाँ पर भी क्या होगा, ये समांतर भुजा ये और ये आपस में समानांतर है, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद ये लंबवत दूरी, इनके बीच की जो दूरी होगी, इस दूरी का क्या करेंगे, गुणा करेंगे आप, गुणा कर करके और 2 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे आप, तो क्या निकल के आएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ये आकृति कहां मिलती है अगर बात की जाए तो, अगर नहर देखे होंगे आप, नहर होगा, कोई भी नहर होती है, नहर में, कैनाल में अगर कोई पानी होगा तो उसमें पानी का आयतन की बात करता है कि उस पानी में कितना आयतन होगा, तो आयतन का जानिएगा, किसी भी आकृति का अगर आयतन की बात करता है तो उसके बेस का क्षेत्रफल में अगर ऊंचाई का या लंबाई का गुणा कर दिया जाता है तो उसका आयतन निकल दिया जाता है। तो अगर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, नहर की अगर बात करते हैं, नहर में कितना पानी है, तो नहर में देखेंगे तो ये वाली दूरी
और ये वाली दूरी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, और ये जो होता है ये इसका बेस होता है, क्योंकि नहर जो होती है, नहर कैसे होती है, अगर ध्यान दिया जाए नहर जो है ऐसे होती है, इस प्रकार की आकृति बनती है आपकी, और ये होगा बेस में पानी हो जाता है और यहाँ पे जो ऐसी आकृति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो बेस आपका ये हो जाता है और ऊपर का जो सतह पे जो पानी होता है वो पानी जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है। अगर कहा जाए तो आकृति आपकी ऐसे बनती है नहर की। ठीक है, तो ये बेस हो जाता है और पानी जो होता है ये वाला पानी का सतह हो जाता है, पानी की सतह यानी ये वाली भुजा हो जाएगी, और इनके बीच की दूरी जो होगी ये आपकी ऊंचाई होगी, हाइट, कितना हाइट पर पानी है, तह से लेकर के ऊपर तक की बात होती है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकाल के जितनी दूरी तक वो जाती है उतनी दूरी तक अगर गुणा कर लिया जाएगा तो क्या निकल के आएगा, उस कैनाल में कितना पानी है उतना तक छोड़ा गया है, उस सारे आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर नदी में कितना पानी है तो नदी की भी पानी की बात करते हैं तो यही है, इसी के आधार पे आपका निकल के आ जाता है। नदी का बेस का ऊंचाई हाइट कर देंगे आप, माप लेंगे आप सतह तली से लेकर के, और इसके ये कितनी फैलाव इधर है और कितनी फैलाव उधर है, उस फैलाव के द्वारा उसका क्या करेंगे, समतल तत्व का क्षेत्रफल निकालेंगे, और निकालने के बाद नदी कितनी लंबी है उतनी लंबाई का गुणा कर देंगे, तो उस नदी का क्या निकल के आ जाता है, पानी निकल के आ जाता है, कि पानी में कितना उसमें नदी में पानी है, यही इसका आधार होता है। तो समलंब की आकृति की बात करते हैं तो वहीं पे इसका यूज वहां पे होता है। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला किसी भी चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, 1/2, किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2। क्या लिखेंगे आप, तो लिखेंगे विकर्ण पर, विकर्ण ये आपका ये वाला विकर्ण, कोई भी एक विकर्ण होगा, विकर्ण अब गुणे लिखेंगे d1 प्लस d2, ये है क्या, तो बस यहाँ पे जानिएगा यही चीज होता है, इसके शीर्ष से यहाँ पे लंब डालिए, इसके शीर्ष पे यहाँ पे लंब डालिए, यही नहीं है, आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि यहाँ पे अगर ये त्रिभुज को निकाल दिया जाए तो इस पे अगर विकर्ण इस पे डाल देते हैं तो इस शीर्ष से इस पे लंब डाला जाए और इस शीर्ष से इस पे लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा d1 और ये हो जाएगा d2। बस इतना जानिएगा, इसका और इसका क्या करेंगे, योग कर लेंगे आप, और योग करने के बाद इसका क्या करेंगे, गुणा कर लीजिएगा और 2 का भाग दे देंगे, आपका निकल के आ जाएगा किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है। आइए आगे चर्चा करेंगे हम लोग, त्रिभुज की बात करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज की बात, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, त्रिभुज, किसी भी त्रिभुज की बात करेंगे हम, ठीक है, किसी भी त्रिभुज की बात करें, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सबसे जानेंगे आप किसी भी का क्षेत्रफल बराबर, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज उसे हम लोग बोलते हैं जिसकी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिभुज बोला जाता है। कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज बोलेंगे, ये त्रिभुज आपका होगा। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसमें भुजाएं कितनी होती हैं, आपकी 3 होती है। क्या होगी, 3 भुजा। ठीक है, और 3 भुजाएं अलग अलग भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका। तो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक तो फार्मूला ये होता है, कर्ण में डालते हैं आप s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ये यस है क्या, तो यस बराबर होता है, यस बराबर क्या होगा, तो यस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी अपान 2, यानी कि परिमाप का आधार। किसी भी बाउंड्री को जोड़ेंगे, यहां से इसको लेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, यहां से इस पॉइंट से उठा करके एक बाउंड्री, एक सर्किल लेके आएंगे तो ये क्या हो जाता है, उसकी बाउंड्री हो जाती है। तो किसी भी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे यहाँ पे यस बराबर क्या होगा, तो तीनों बाउंड्रियों को जोड़कर और 2 का भाग दे देंगे, इसको बोलते हैं परिमाप का आधा बोलते हैं। क्या बोलेंगे, परिमाप का आधा, यस बराबर होता है परिमाप का आधा बोलेंगे आप। ठीक है, तो परिमाप का आधा कर लेंगे और उसमें से एक भुजा को घटा देंगे, गुणे करेंगे, फिर परिमाप के आधे में से दूसरी भुजा को घटाएंगे,
फिर गुणित करेंगे और उसके परिमाप के आधे में से फिर तीसरी भुजा को घटाएंगे आप। घटाने के बाद सारे का आपस में गुणा करके इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे आप तो क्या निकलेगा, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के चला आता है। एक तो ये फार्मूला होता है। दूसरा फार्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब? तो कहता है आधार गुणे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार क्या है? तो ये कोई भी त्रिभुज इस तरह से अगर ले लिया जाए, है ना, तो इस शीर्ष से अगर इस पे हम लंब डालेंगे आप, ठीक है, तो ये आधार कहलाएगा और ये ऊंचाई कहलाएगा। यानी ये ऊंचाई होगी और ये आधार होगा। अगर इस शीर्ष से इस पे अगर लंब डालेंगे आप तो ये आधार और ये वाली जो है ऊंचाई कहलाएगी। अगर इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालेंगे आप तो ये आधार होगा और ये जो है ऊंचाई कहलाएगी। यानी कि ऊंचाई ये तो आधार ये, अगर ऊंचाई ये वाली तो आधार आपका ये होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। किसी भी त्रिभुज की बात करते हैं, ठीक है, आप लगा सकते हो आप। ठीक है, दूसरी बात आएंगे आप आधार गुणे ऊंचाई होंगे। अब त्रिभुज की बात है, कुछ त्रिभुज होते हैं जो मुख्यतः आपके जानेंगे आप। एक होता है समकोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे आप? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। एक चीज जानिएगा, किसी भी त्रिभुज की रचना के लिए 3 भुजाओं की होना आवश्यक होता है। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की रचना अगर करेंगे आप तो उसमें 3 भुजाएं होंगी। उन 3 भुजाओं में ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा रहेगा तो त्रिभुज की रचना होगी, अन्यथा त्रिभुज की रचना नहीं होती है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी त्रिभुज के निर्माण के लिए 3 भुजाओं का होना आवश्यक होता है। उनमें से 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर बड़े रहेगा तो त्रिभुज की रचना होगी, अन्यथा त्रिभुज की रचना नहीं होगी। कभी कभी क्वेश्चन आपका त्रिभुज का भुजा दे देता है, आपसे पूछता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लेते हैं, आप उसमें दिया रहता है कि इतना है, इतना है, इतना है, दिया 3-4 ऑप्शन दिए रहेंगे आप, और एक ऑप्शन उसमें दे देगा इनमें से कोई नहीं, या ये भी कह सकता है ज्ञात नहीं किया जा सकता, एक ऑप्शन ये भी देता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन 3 भुजाओं को देखेंगे कि 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 का योग जो है तीसरी से बड़ा है कि नहीं है। अगर बड़ा है तो हम लोग बिना कैलकुलेशन का ज्ञात नहीं किया जा सकता, मार करके हट जाएंगे आपका। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक भुजा है, दूसरी भुजा 2 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर का है। अब कहेंगे कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप क्या ज्ञात कर पाएंगे? नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज की रचना ही नहीं होगी। त्रिभुज की रचना नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? तो हम लोग अगर बात करेंगे तो त्रिभुज की रचना कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, कोई भुजा ले लेंगे, 10 सेंटीमीटर की एक भुजा ले लेंगे। अब भुजा लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, तो ये 2 सेंटीमीटर के प्रकार में दूरी भरते हैं आप, और ये कैंपस से यहां से काट देते हैं आप 2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का भुजा रखेंगे आप, अब काटेंगे आप, ये कट जाता है। 5 सेंटीमीटर का दूरी भरेंगे यहां से, और इसको क्या करेंगे हम लोग, काटते हैं। जब काटेंगे आप तो ये दोनों चाप एक दूसरे से, इसको चाप बोला जाता है, तो चाप एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते हैं। जब क्रॉस नहीं करेंगे तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, और जब कोई पॉइंट नहीं मिलेगा तो उससे इस शीर्ष को हम मिला नहीं पाते हैं। जब मिलाएंगे नहीं तो त्रिभुज की रचना बनती भी नहीं है। अगर यही पे अगर बात की जाए, अगर 2 की जगह पे मान लीजिए यहाँ पे मैं 8 रख दूं, अब तो बन जाएगा। क्यों कि 8 5 13 बराबर 10 से बड़ा, 10 5 15 बराबर 8 से बड़ा, और यहाँ पे है ना 18 बराबर जो है 5 से बड़ा। इस प्रकार की त्रिभुज की रचना हो जाएगी। कैसे होगी देखेंगे आप, 10 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर की दूरी भरे, और यहाँ से क्या नीचा काट देंगे, 5 सेंटीमीटर दूरी भरा, और यहाँ से इसको काट देंगे आप, ये पॉइंट मिलेगा, इसको यहाँ मिलाएंगे, ये मिलेगा, ये 8 हो गया और ये हो जाएगा 5। त्रिभुज बन गया। जब त्रिभुज बन गया तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे आप। अगर बनेगा तो निकलेगा, नहीं बनेगा तो नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी कंपटीशन में कई बार आपसे क्वेश्चन
पुटअप कर चुका है आपका। ठीक है, आइए तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी एक कोण जो होता है क्या होता है? 90 अंश होता है। 90 अंश जब होगा तो ये देखेंगे तो यहां पे फार्मूला बनता है 1/2 लंब गुणे आधार। क्लियर कर जानिएगा, 1/2 करेंगे आप, इन दोनों भुजाओं का गुणा करिएगा और 2 का क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आपका ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के चला था। किसी भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर ये लंब होगा तो ये आधार होगा, अगर इसको लंब कहेंगे तो ये आधार होगा। ठीक है, तो 1/2 लंब गुणे आधार ये होता है, सेम इसी पर आधारित होता है। क्योंकि इसमें अगर ऊंचाई की अगर बात की जाए, अगर समकोण त्रिभुज का ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई कहाँ है? ऊंचाई देखिए आपका, ये आधार अगर करेंगे तो इस सिर से इस पे ऊंचाई पे लंब डाल देंगे तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा ऊंचाई। लेकिन अगर इस भुजा पे इस सिर से अगर लंब डालेंगे आप तो लंब कहाँ पड़ता है? तो लंब आपके इसी रेखा पे पड़ेगा ना? क्लियर है? यहाँ पे अगर इस सिर से इस भुजा पे अगर लंब डालेंगे आप तो लंब कहाँ पड़ेगा? यही लंब पड़ेगा, यानी यही पॉइंट पे आकर के दोनों कटते हैं। इसीलिए यही फार्मूला यही पे हो जाता है। आपका सब तो आधार गुणा ऊंचाई ही है आपका, ये आधार हो गया और ऊंचाई जो है आपका लंब हो गया। तो कह सकते हैं 1/2 आधार लंब गुणे आधार। ठीक है, यही लंब आधार की कहानी है आपका। ठीक है, ये आपका होता है। एक होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज भी बोलते हैं। कब? जब ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या होगी? बराबर हो जाएगी। ये भुजा अब ये भुजा अगर बराबर हो जाएगी तो भुजाएं होगी तो हम कह सकते हैं लंब बराबर आधार। तो ये फार्मूला बन जाता है। कब? तो हम कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, कुछ नहीं होगा 1/2 करेंगे क्योंकि लंब गुणे लंब बराबर लंब का वर्ग कह सकते हैं, या 1/2 आधार का वर्ग, यही होता है 1/2 लंब का वर्ग या 1/2 आधार का वर्ग। या तो इसका वर्ग कर दीजिए या तो इसका वर्ग कर दीजिए, क्योंकि दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कब? जब समकोण भी होगा और समद्विबाहु त्रिभुज होगा तब। समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहा जाता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होते हैं, उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के हुआ। आइए आप समबाहु त्रिभुज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन आपके बार बार कंपटीशन में बीट करते हैं, आपके बार बार कंपटीशन में आपसे पूछा जाता है आपका समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं हम लोग? तो समबाहु त्रिभुज से कहा जाता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यानी ये भुजा इस भुजा और इस भुजा के क्या होगा? बराबर होगा। अगर तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं हम लोग, ठीक है। समबाहु त्रिभुज बोलेंगे इसको, ठीक है। जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है इसे समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। और तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। कहा जाता निर्णय है कि बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर, या बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर। अगर ये कोण आपस में बराबर होगा, इस कोण के सामने की भुजा ये और इस कोण के सामने की भुजा ये आपस में कोण क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये भुजा बराबर होगी, इस भुजा के सामने का कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में क्या होंगे? बराबर होते हैं, ठीक है। इसे हम कह सकते हैं सारे त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के तीनों अंत का कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जानिएगा इसको, ठीक है। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा 1। जितनी भुजा होगी उस भुजा का वर्ग करेंगे और करने में 3/4 का अगर गुणा कर देंगे तो ये आपका क्षेत्रफल यहां से निकल करके आ जाता है, ठीक है।
ये आपका भुजावर्ग हो जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा वर्ग। समबाहु त्रिभुज में एक शर्त है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये भी आप कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आती है। इस शीर्ष से अगर इस पे लंब डालेंगे आप, तो यह लंब जो होता है इसको दो बराबर भागों में विभाग, आधार को दो बराबर भागों में विभाग कर देता है। ठीक है, एक चीज यहां पे इससे अगर इस पे लंब डालेंगे आप, इससे इस पे लंब डालिएगा तो यहां पे एक सेंटर मिलता है। क्या मिलेगा? सेंटर मिलता है। यह सेंटर जो है, सेंटर से अगर इस भुजा को अगर बात की जाए तो ये जो है इसका जो है दोगुना हो जाता है, ये जो है इसका दोगुना होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग बोलते हैं अंतः एक वृत्त खींचा जाता है और एक बाह्य वृत्त खींचा जाता है, तो इस भुजा और इस भुजा में मैंने बोला कि ये जो है इसका दोगुना होगा, तो यानी कि इन दोनों में दो संबंध एक का अनुपात हो जाएगा। इसको पढ़ा जाता है 2 और इसको पढ़ा जाता है 1। ठीक है, तो आधार कितना होगा, ये वाला कितना होगा, इस पूरे आधार को पढ़ा जाता है 2√3। ठीक है, जानेंगे 2√3, यानी भुजा से भुजा की तुलना करिएगा और लंब की तुलना करिएगा आपका। ठीक है, और यह ध्यान दीजिएगा, ये अगर H2 होगा और ये H3 होगा तो ये तीनों का योग जो है H के बराबर, यानी हाइट के बराबर H1 प्लस H2 प्लस H3 होता है। H क्या है? तो ये वाला हाइट होगी, ये H होगा, है ना। H बराबर क्या होगा? हाइट बराबर, ठीक है, लंब बराबर क्या होगा? तो इन तीनों के शीर्ष लंबों के योग के क्या होगा? बराबर होता है, यानी H1 H2 और H3 का योग बराबर इस H के बराबर होता है। इसको आप जानेंगे, आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे जब सवाल बनेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही आसानी से इसका प्रयोग करेंगे आप, और हम लोग चुटकियों में सवाल को क्या करते हैं, हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये H1 और H2 इस तरह से होता है, यहाँ पे दो संबंध एक का अनुपात होता है। ये जो होता है अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है और ये जो है बाह्यवृत्त की त्रिज्या होती है। यानी समबाहु त्रिभुज पे एक अंतर त्रिज्या खींचा जाएगा, अंतःवृत्त खींचा जाएगा और एक बाह्य खींचा जाएगा। अंतर खींचने का मतलब होगा ये आकृति अंतःवृत्त, और इसको जब कवर करेंगे तो ये हो जाता है बाह्यवृत्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है बाह्यवृत्त की त्रिज्या और ये हो जाता है अंतःवृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 कहते हैं। परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा? तो परिमाप बराबर होता है 3 गुणे भुजा, क्योंकि सारी भुजा बराबर होती हैं, इसलिए इसमें एक भुजा में 3 का गुणा कर देंगे तो हम लोग हो जाता है तीनों भुजा का 3 गुना हो जाता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल परिमाप बराबर आपका ये होगा। परिमाप या परिमिति की बात करते हैं। ठीक है, ये हो गया। आइए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे परिमाप बराबर। अब यहाँ पे बात आएगी एक और लिख देते हैं हम लोग। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला में अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम फार्मूला इसका निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करते हैं तो ये समबाहु त्रिभुज के लिख सकते हैं आप, फार्मूला लिखना चाहे तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर तो होता है, भुजा लिखेंगे आप, भुजा बटे में लिखेंगे 2√3, भुजा बटा में 2√3, और एक होगा ये होता है, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा? इसका दोगुना हो जाता है। दोगुना करेंगे ये 2 क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं भुजा बटा में कड़ी में 3, जितनी भुजा होगी उस भुजा में कड़ी में 3 का गुणा, इसमें 2 का गुणा करेंगे ना तो ये 2 क्या होगा? गायब हो जाएगा यहाँ पे, तो भुजा कड़ी में 3 हो जाता है।
तो ये समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपके थे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, और समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, और समबाहु त्रिभुज के बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसे करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं याद करके, है ना। तो आप कर सकते हो इन चीजों को। ठीक है, आइए वृत्त की चर्चा करते हैं। वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त पे बात आएंगे हम लोग। ठीक है, वृत्त की चर्चा करिए। वृत्त या सर्किल, इसमें क्या होगा, तो आता है वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का परिधि होगी, परिधि को ही हम लोग परिमिति भी बोलते हैं, जानिएगा वृत्त की परिमिति, है ना। ठीक है, यहां पे बात आएगा व्यास और यहां पे त्रिज्या। ठीक है, मुख्यतः ये होगा नॉर्मल, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर। वृत्त क्या हो जाएगा, तो वृत्त किसे कहेंगे हम लोग, तो ये आपका वृत्त है, यहां से वृत्त करेंगे आप, ये सेंटर होगा, और सेंटर से इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्या बोलेंगे, इसको त्रिज्या बोलेंगे। और यहां से इसको यहां पे निकाल देंगे आप, इसको भी बोलेंगे त्रिज्या बोलेंगे। और ये जो है यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है, ये व्यास कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ा जो है सवाल बनता है आपका, इसे बोलते हैं जीवा। एक शब्द आता है जीवा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो एक दूसरी बात, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वृत्त के अंतर्गत कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं यहाँ पे, तो वृत्त के अंतर्गत अनंत जीवाएं खींचते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त का व्यास, क्योंकि यही व्यास जो होता है वृत्त को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है, वृत्त का दो भागों में बांट देता है। ठीक है, ये होता है। तो वृत्त का मैंने बोला वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त की परिधि क्या होगी, वृत्त का व्यास आप जान गए। आप वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, 2r की बात करेंगे, क्या होता है 2r, वृत्त का व्यास बराबर 2r, त्रिज्या का दोगुना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, परिमिति बराबर परिधि बराबर क्या होगा, 2 पाई r, है ना। पाई का मान क्या होता है, तो पाई की मान की अगर बात करेंगे तो पाई का दो मान होता है, एक होता है 22/7 और दूसरा मान होता है पाई का मान होता है 3.14। ये लिख करके हम लोग बार बार इसका लेकर के कभी कभी हल करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 पढ़ेंगे यार, और पाई का ये बराबर 3.14 पढ़ते हैं। यहाँ पे एक सवाल शब्द आता है, पाई कौन सी संख्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, और 22/7 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो जान लीजिएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या 22/7, जबकि वैल्यू दोनों एक ही दिखता है, लेकिन ये अगर लेकर 22/7 दिया रहेगा तो हम लोग उसको परिमेय बोलेंगे, अब पाई दिखा रहेगा तो उसको हम लोग अपरिमेय बोलते हैं। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या है वही संख्या हो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। ठीक है, और अपरिमेय क्या हो जाता है, जिसको p/q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है, इसका मान कंफर्म नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय कहते हैं। जिसके मान कंफर्म होते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है, इसको जानेंगे आप। तो यही आपका परिमिति होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, और वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r, ये आपका होता है। ठीक है, बात आएगी वृत्त हो गया, अब वृत्त से ही बनता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त, अब बात करेगा अर्धवृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, कुछ नहीं करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में 2 का भाग देंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/2 पाई r स्क्वायर। एक दूसरा परिमाप की बात करता है, तो परिमाप अर्धवृत्त का
परिमाप या परिधि बराबर, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं आप लिखना चाहें तो। परिमाप परिधि सब बात करते हैं तो क्या होता है, बाउंड्री की बात करते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर होगा क्या, कुछ नहीं करना है, परिमाप देखेंगे आप, अर्धवृत्त किससे बनता है, तो अर्धवृत्त आपका ये बनेगा। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्धवृत्त क्या है, तो आप देखेंगे वृत्त का आधा है, यहां से देखेंगे तो वृत्त का परिधि का आधा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो वृत्त की परिधि है आधा है, तो ये क्या होगा, तो अगर 2 पाई आर वृत्त की परिधि होगा 2 पाई आर होगा, तो आधा क्या होगा, पाई आर। तो हम लोग कह सकते हैं कि पाई आर प्लस, और ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं व्यास, क्या, त्रिज्या का दुगुना अर्थात 2r। इसको हम लोग कह सकते हैं r ब्रैकेट में पाई प्लस 2, और वृत्त का परिमाप बराबर r बाहर निकाल दिया तो पाई प्लस 2 की बात करते हैं, या पाई r प्लस 2r व्यास है ना, ये आपका होता है अर्धवृत्त का परिमाप बराबर, अर्धवृत्त का परिमाप। तो ये हुआ हमारा वृत्त, ये हुआ अर्धवृत्त। आइए वृत्त से ही संबंधित आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बोलता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर। ये त्रिज्य खंड क्या होता है, इसको चर्चा करेंगे हम लोग। देखें, इसको मैं मिटाया नहीं हूं, मैं देखेंगे इससे रिलेटेड, बस यही रिलेटेड है। त्रिज्य खंड क्या होगा, तो त्रिज्य खंड इसे कहेंगे हम लोग, जैसे ये आपका होगा वृत्त हो, यहां पे सेंटर ले लेंगे और सेंटर से एक रेखा ऐसे निकालेंगे, दूसरी रेखा ये निकालेंगे, तो इसी को बोला जाता है त्रिज्य खंड। अगर वो होगा तो इसको हम लोग थीटा कोण की बात करते हैं, और ये यहां से ये और इसको बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, चाप बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इस दूरी को यहाँ पे वृत्त की परिधि पे कोई भी 2 बिंदु लीजिए और उस 2 बिंदुओं को क्या करिएगा, सेंटर से मिला देंगे आप, और सेंटर से मिलाने के बाद जो आकृति बनती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, त्रिज्य खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्य खंड। इसमें 2 त्रिज्य खंड होगा, एक तो ये भी होगा और ये भी होता है, जो मेन होता है इसकी बात करता है, इसको हम लोग बोलेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल की बात करते हैं, है ना, इसका क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं चाप, इसको बोलेंगे त्रिज्या, इसको बोलेंगे थीटा कोण। कितना कोण आंतरिक होता है इन दोनों के द्वारा, ओबी और ओए के द्वारा, ओबी और ओए दोनों बराबर होती है, इनके द्वारा कितना कोण आंतरिक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिज्य, ऐसे करेंगे पहले आप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किसी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, या हम कहेंगे चाप, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा चाप गुणे 1/2 चाप गुणे त्रिज्या, 1/2 चाप गुणे त्रिज्या। अब देखेंगे चाप आ गया और यहाँ पे त्रिज्या आ गई, यानी इसकी लंबाई गुणे इसकी लंबाई का गुणा करके और 2 का भाग दे देंगे आप, तो क्या निकल जाएगा, 1/4 चाप गुणे त्रिज्या निकल के आ जाएगा, 1/2 चाप गुणे त्रिज्या। एक तो एक फार्मूला होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। अब बात दूसरी होती है, यहां पे बात करेंगे ये चाप का, अगर चाप के मान की बात कर जाए तो चाप का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देखिए चाप का, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर परिधि गुणे थीटा बटा में 360। थीटा क्या है, तो थीटा कोण होगा, और 360 क्या है, तो एक वृत्त के सेंटर में कितने अंश का कोण आंतरिक होता है, तो 360 अंश का होता है, ठीक है। तो ये 360 का यहाँ पे गुणा कर देते हैं, तो 2 पाई आर थीटा बटा में 360 ये हुआ। अब त्रिज्य खंड का एक और क्षेत्रफल बन जाता है, इसको अगर चाप को अगर यहाँ पे रख देंगे आप, तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 60, ये लिख दे रहा हूं और यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या होता है, तो ये होता है इस पाई आर वृत्त के क्षेत्रफल में, है ना, क्या करेंगे, थीटा बटा में 360 का अगर गुणा कर देंगे आप, तो हो जाता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अगर कोण मालूम है, ये कोण अगर मालूम है आपको, त्रिज्या मालूम है, इस सारे फार्मूला का प्रयोग करेंगे,
अगर चाप मालूम है, त्रिज्या मालूम है, तो आप इस वाले फार्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस तरह से इसी फार्मूला से ये वाला फार्मूला बना है, देख सकते हैं आप। मैं लिख रहा हूं 1/2 चाप क्या है, चाप की लंबाई होगी 2 पाई r थीटा बटा में 360 गुणे करेंगे आप r या r। देख सकते हैं 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल, पाई रह जाएगा, r एक घात यहाँ पे एक घात यहाँ पे, तो यही हो जाता है पाई r स्क्वायर और थीटा बटा में 360 क्या हो जाता है, रुक जाता है, तो ये पाई 360 आता है। पाई r स्क्वायर थीटा बटा में 360 ही आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल करके ये आता है आपका। ठीक है, तो किसी भी त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, चाप की लंबाई की बात करेंगे तो चाप का हो जाएगा, त्रिज्यखंड की बात करें त्रिज्यखंड का यहाँ पे निकल के आ जाता है। ठीक है, आइए हम लोगों ने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा अभी, हमने पढ़ा आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, मैंने पढ़ा वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ा आप लोगों ने, हमने पढ़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ा, हमने पढ़ा वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा कि वृत्त का क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, वृत्त की बात करते हैं। थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग आयत प्लस वृत्त, वर्ग प्लस वृत्त, उसके बाद हो जाएगा त्रिभुज प्लस वृत्त। ये क्या होता है, तो त्रिभुज प्लस वृत्त अभी पढ़ चुके हैं। समबाहु त्रिभुज की अंतर्वृत्त की त्रिज्या और समबाहु त्रिभुज के वायुवृत्त की त्रिज्या है ना, ये आपका इससे बन गया। आयत प्लस वृत्त में क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, आयत मैं समझा रहा हूं यहाँ पे, आयत, आयत के इसके आमने सामने भुजाएं बराबर हो, अब प्रत्येक कोण क्या होता है 90। तो आयत के अंदर अगर हम कोई अंतःवृत्त खींचेंगे आप, तो अंतःवृत्त कैसे खींचा जाएगा, तो अंतःवृत्त जब खींचेंगे आप तो अंतःवृत्त जो है इसको टच करेगा, लेकिन चौड़ाई को टच नहीं करता है, चौड़ाई को टच नहीं करता है। यानी कि अगर यल होगा और ये होगा बी होगा, तो ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन में कब, अगर अंतः होगा, अंतः वृत्त आयत का, ऐसे लिख देंगे आयत के अंतःवृत्त, वृत्त क्या, वृत्त वृत्त ऐसे लिख लीजिए, आयत का अंतःवृत्त। ठीक है, ऐसे करेंगे आप। इसमें क्या होता है, इस कंडीशन में जब होगा तो होगा क्या, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा b बराबर चौड़ाई जो होती है किसके बराबर होगी, व्यास के बराबर होती है। कब, आयत के अंतःवृत्त में क्या होता है, चौड़ाई जो है व्यास के बराबर होती है। और आयत का, यहां दे रहा हूं, ये भी ले लो, आयत का बाह्य वृत्त, अब अंतःवृत्त हो गया, वायुवृत्त। वायुवृत्त की जब बात करेंगे तो वायुवृत्त का मतलब होता है इसके बाहर बाहर जाएगा, इस चारों शीर्षों को टच करते हुए जाएगा, ऐसे कर लें, लीजिए ऐसे समझेंगे आप। तो ये बाहर बाहर जा रहा है, तो यहां पे ध्यान देंगे ये होता है विकोण। ये विकोण जो होता है क्या करता है, इस व्यास के बराबर होगा, कब, जब आयत का वायुवृत्त होगा। तो विकोण बराबर व्यास, विकोण बराबर यानी आयत का विकोण जो होगा उसके व्यास के क्या होता है, बराबर होता है। आयत का विकोण बराबर आयत का वृत्त का व्यास, कब, जब बाह्य वृत्त होगा या परिवृत्त की कंडीशन में आएगा तब की बात है। उसी प्रकार वर्ग की अगर बात करते हैं तो वर्ग में क्या होता है, तो सेम कंडीशन वर्ग में आएगा। मैं यहां पे फिगर बना दे रहा हूं आपको, इसको मिटा दूं, आयत कंडीशन हो गया, सेम कंडीशन देखेंगे वर्ग। वर्ग में क्या होगा, वर्ग की अंतःवृत्त जब बात करेंगे तो वर्ग क्या, अंतः कह सकते हैं, अंतःवृत्त लिख सकते हैं, छोड़िए अंतःवृत्त की त्रिज्या कह लीजिए आप,
अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी, देखना यही ना आएगा अंतर्वृत्त। तो क्या हो रहा है, इसकी भुजा जितनी ये भुजा होगी उतना ही इसका व्यास हो जाता है, तो हम कह सकते हैं भुजा बटा में 2। अर्थात यहां पे क्या होगा, तो भुजा बराबर, नोट लिख देता है यहां पे, भुजा बराबर व्यास, भुजा बराबर व्यास, ठीक है। यहां पे आएंगे परिवृत्त की बात करेंगे, तो परिवृत्त आपका ये आएगा यहां पे, तो लिख सकते हैं वर्ग का बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये देखें त्रिज्या आपका ये वाला हो जाएगा, इसकी बात करेंगे हम लोग, ये वाला ये विकर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, विकर्ण हो जाता है, तो इसको हम विकर्ण बोलेंगे, तो ये लिख सकते हैं विकर्ण बटा में 2। अर्थात यहां पे क्या होगा, तो कहेंगे विकर्ण जो होता है व्यास के बराबर होगा, क्या होगा, विकर्ण बराबर व्यास। कहां पे, वर्ग में, वर्ग के अंतर्वृत्त और वर्ग के परिवृत्त की बात करते हैं, आयत के अंतर्वृत्त आयत का परिवृत्त की बात करते हैं, तो ये कंडीशन आएगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, चौड़ाई का आधा, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप, आयत का मैं एक्सप्लेन करके फिर दे रहा हूं इसको, यहां पे आयत के अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, तो चौड़ाई का आधा, क्या होगा, चौड़ाई का आधा, वृत्त बटा में 2, और आयत की बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होगा, आयत की बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी तो विकर्ण बटा में सेम कंडीशन होगा, बटा में 2, विकर्ण बटा में 2। ये आपके फार्मूला होते हैं, ये जानिएगा, ये फार्मूला यहां से इसमें संबंध होता है, और ये फार्मूला आप यहाँ पे लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं। समबाहु त्रिभुज का मैंने बता चुका हूं कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या कहाँ होती है और बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, उसमें मैंने आपको 2:1 के अनुपात में आपको दिखाया, आपको उस तरह से आपको उसको क्लियर कर लेंगे आप, ठीक है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर प्लीज आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, जो नए होंगे इस चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे अगर मैं कुछ भी आपका वीडियो डालूं, कोई भी वीडियो डालूंगा अगर आप, तो आप उसका जल्दी से जल्दी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। प्लीज लाइक करिएगा और दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है। आगे हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसका फार्मूला की बात करें, अगर आयतन की फार्मूला की अगर बात करते हैं, अगर चर्चा करना चाहते हैं आप, तो बिल्कुल आयतन की बात करेंगे हम लोग, आने तो हम लोग क्वेश्चन की पुटअप करते हैं, हम लोग क्वेश्चन कैसे कैसे इस पे आपके आते हैं आपके, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।